हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल डी एजुकेशन क्लब। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 6 की इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र की बुक को पढ़ रहे हैं। एंड इससे पहले की दो वीडियोस में मैं आपको यूनिट 1 एंड यूनिट 2 करा चुकी हूं ऑलरेडी। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो जल्दी से जाके उन वीडियोस को देख लीजिए और अपने दोनों लेसन्स कंप्लीट कर लीजिए। नाउ एवरीवन, हम आज की इस वीडियो में लेसन 3 यानी कि यूनिट 3 को पढ़ेंगे। एवरीवन, चलिए देखते हैं कि हमारी यूनिट 3 क्या है और किस बारे में बात करती है। ठीक है, तो चलिए एवरीवन, यूनिट 3 यानी कि इकाई 3 की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि हम 2 यूनिट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये आपकी तीसरी यूनिट है जिसका नाम है उद्योग, नीतियां और प्रदर्शन। एक्चुअली एवरीवन, इस वाले चैप्टर में आप उद्योग के बारे में सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि उद्योग क्या है, कैसे स्टार्ट हुआ था, जब हमें फ्रीडम मिली थी उस टाइम पे उद्योग की क्या स्थिति थी, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हुई जिससे हमारे उद्योग में विकास हुआ, और कौन कौन सी ऐसी नीतियाँ थी जिन्होंने हमारे उद्योग को बढ़ाने में हेल्प की। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमारा जो पहला टॉपिक है इसमें इसी से स्टार्ट करते हैं। तो स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर औद्योगिक परिदृश्य, इसका मतलब है कि स्वतंत्रता के बाद क्या परिदृश्य था उद्योग का, यानी कि उद्योग जो था वो कैसा दिखता था। सबसे पहले बात करते हैं, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का एकमात्र उद्देश्य ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के मद्देनजर कच्चे माल की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का दोहन करना था। यानी कि भारत में अंग्रेजों का जो मोटिव था बस ये था कि औद्योगिक क्रांति जो ब्रिटेन में हो रही है वहां के लिए यहाँ से कच्चा माल लेके जा सके, सिर्फ इतना मोटिव था उनका। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए कभी भी कृषि क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र के विकास पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। उन्होंने अपनी जन्मभूमि की आय को बढ़ाने के लिए हमेशा गंभीर तरीके से शोषण किया। ऐसे तर्क हो सकते हैं कि उन्होंने रेलवे प्रणाली विकसित की और काफी सफल सिंचाई नहर प्रणाली विकसित की। हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने रेलवे बनाया, उन्होंने सिंचाई की नहर प्रणाली बनाई, बट ये भी तो उन्होंने इसीलिए किया था ताकि वो अपना जो शोषण कर रहे हैं उसको आसानी से कर पाएं। यानी कि यहाँ से जो वो कच्चा माल लेके जा रहे हैं वो आसानी से ब्रिटेन तक लेके जा सकें। ठीक है, तो हमें यह समझना होगा कि उन्होंने यह केवल भारतीय संसाधनों को बेहतर तरीके से दोहन की सुविधा के लिए ऐसा किया, यानी कि भारतीय संसाधनों का सही से दोहन कर पाए। उन्होंने इसीलिए यहाँ पे जो डेवलपमेंट थे वो किए थे, थोड़े थोड़े से जो डेवलपमेंट किए थे उन्होंने। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या और औद्योगिक परिदृश्य की अनिवार्यता विशेषताओं का वर्णन नीचे दिए गए बिंदुओं में किया गया है। यानी कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्वतंत्रता के बाद इन सारे पॉइंट्स में हम देख सकते हैं कि स्वतंत्रता के बाद औद्योगिक परिदृश्य कैसा था। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके बारे में। औद्योगिक परिदृश्य एक तरफा औद्योगिक विकास को दर्शा रहा था। उद्योग ज्यादातर उत्पादक वस्तुओं के क्षेत्र में उपभोक्ताओं वस्तुओं पर केंद्रित है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी उत्पाद थे जिनका भी उत्पादन हो रहा था वो सिर्फ ऐसे उत्पाद थे जिनकी उपभोक्ताओं को जरूरत थी, यानी कि सिर्फ कुछ ऐसे वस्तु थी जिनकी उपभोक्ताओं को जरूरत थी। 1953 में उपभोक्ता वस्तुओं के अनुपात से 62:38 था। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर उपभोक्ता 62 थे तो वस्तु जो थी वो सिर्फ और सिर्फ 38 थी। ये उनका रेशो है, ठीक है, उत्पादों का और उपभोक्ताओं का। उसके बाद बात करते हैं, औद्योगिक क्षेत्र में बहुत कमजोर अवसंरचनाएं थी और अत्यधिक अविकसित थी। यानी कि हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा कमजोर अवसंरचनाएं थी हमारे औद्योगिक क्षेत्र की, और बहुत ही ज्यादा वो कम, मतलब बहुत ही कम विकसित था वो। उसके बाद मौजूदा उद्योग का स्वामित्व न्यूनतम जनसंख्या पर केंद्रित था। तकनीकी और प्रबंधकीय कौशल रखने वाले मानव संसाधन दुर्लभ थे। यानी कि ना तो लोगों में ज्यादा तकनीक थी और ना ही ज्यादा कौशल था उनके पास। ठीक है, इस वजह से भी भारत का जो उद्योग था वो थोड़ा सा पिछड़ा हुआ था। उसके बाद बात करते हैं, स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर विभिन्न संरचनात्मक और आर्थिक अपर्याप्तताओं के कारण नीति निर्माताओं ने कार्यभार संभाला और औद्योगिकरण को देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और बनाए रखने के लिए एक उपकरण के रूप में माना। यानी कि हमने क्या किया, हमने भी औद्योगिकरण की तरफ बढ़ना शुरू किया ताकि हमारे जो देश में जो उत्पाद हैं, हमारे जो देश में औद्योगिक चीजें हैं वो मजबूत हो सके। देश के औद्योगिक विकास को समकालीन नीति निर्माताओं द्वारा बनाई गई विभिन्न नीतियों पर देखा जा सकता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारी नीतियां बनाई गई थी जिनसे देश के उद्योगों को बढ़ाया जा सके। सबसे पहली चीज की बात करें
तो औद्योगिक नीति वक्तव्य 1945, यानी कि औद्योगिक नीति, जो पहली औद्योगिक नीति आई थी वो 1945 में आई थी। ठीक है, अप्रैल 1945 में जारी यह नीति एक महत्वपूर्ण आर्थिक नीति दस्तावेज था। इसने सामान्य नीति और लक्ष्य के उद्देश्य से 20 से अधिक उद्योगों को अपने अधीन लाकर औद्योगिकरण की प्रक्रिया में राज्य की अधिक भूमिका को सुनिश्चित की। यानी कि जो पहली नीति 1945 में आई थी उसने 20 से अधिक उद्योगों को मजबूत करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट नीति आती है वो औद्योगिक नीति संकल्प IPR 1948 में आई थी। ये हमारी सेकंड औद्योगिक नीति थी एवरीवन। इससे तत्कालीन उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने संसद में पेश किया। इसका प्रस्ताव एकमात्र तत्व यह था कि इसने भारत को मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रणाली में पेश किया। यानी कि अब हमने क्या किया, हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अडॉप्ट करना शुरू किया और उसी की तरीके से हमने उद्योगों का विकास करना शुरू किया। इस नीति ने उद्योग को 4 वर्गों में विभाजित किया। पहला सामरिक उद्योग यानी कि सार्वजनिक था। दूसरा बुनियादी यानी कि प्रमुख उद्योग थे जिसमें सार्वजनिक सह निजी क्षेत्र सभी शामिल थे। उसके बाद महत्वपूर्ण उद्योग जो नियंत्रित भी थे और निजी भी थे। उसके अलावा अन्य उद्योग थे जो निजी भी हो सकते हैं या सरकारी क्षेत्रों से भी जुड़े हुए हो सकते हैं। इस नीति ने कुछ उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्रों द्वारा उत्पादन के लिए आरक्षित के रूप में मान्यता दी। यानी कि यहाँ पे कुछ उद्योगों का आरक्षण भी हो गया कि इन उद्योगों को जो है ये पर्टिकुलर कंपनीज जो हैं या फिर ये जो क्षेत्र हैं सिर्फ वही करेंगे। हथियार और गोला बारूद, परमाणु ऊर्जा का उत्पादन और नियंत्रण, रेलवे का स्वामित्व और प्रबंधन, यानी कि ये सारी जो चीजें हैं इनको एक तरफ कर दिया गया कि सिर्फ कुछ ही कंपनियां ऐसी हैं या फिर सिर्फ कुछ ही जो क्षेत्र हैं वो इनका उत्पादन कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हर कोई उठ के बारूद बनाने लगे, परमाणु बम बनाने लगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद देखते हैं औद्योगिक विकास और विनिमय अधिनियम 1991। यह अधिनियम 1948 के IPR को लागू करने के लिए पारित किया गया था। यानी कि जो 1948 में IPR आया था उसको लागू करने के लिए विनिमय अधिनियम 1951 को लाया गया। ठीक है, इस अधिनियम ने सरकार को औद्योगिक निवेश, स्थान विस्तार, प्रबंध, विकास आदि को निर्देशित, विनियमित और नियंत्रित करने के लिए सुविधा और संचालित किया। यानी कि अब क्या हुआ, यहाँ पे और भी थोड़ी सी फैसिलिटीज दी गई कि सरकार जो है इन उद्योगों को कैसे रेगुलेट कर सकती है। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें, क्या क्या प्रोविजंस थे जो गवर्नमेंट को दिए गए थे। पहला, मौजूदा उद्योगों के पंजीकरण के लिए नियम बनाना, यानी कि वो रजिस्ट्रेशन के लिए नियम बना सकती थी। दूसरा, सभी नए उपक्रमों को लाइसेंस देना, यानी कि जो भी नई औद्योगिक कंपनियां हैं वो अगर लाइसेंस मांगना चाहती हैं तो उनको लाइसेंस प्रोवाइड करना सारी चीज़ों को चेक करने के बाद। उसके बाद उद्योग के उत्पादन और विकास के नियमन के लिए नियम बनाना, यानी कि किस प्रकार उद्योग का उत्पादन होगा, किस प्रकार उनका विकास होगा, इससे रिलेटेड सारे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो बनाने का काम जो था वो सरकार को मिल गया। इन संबंधी मामलों पर राज्य सरकारों का परामर्श लेना, यानी कि राज्य सरकारों से भी परामर्श लिए जाएंगे क्योंकि एक उद्योग जो है वो किसी ना किसी राज्य में तो होगा ही डेवलप, तो वहाँ की राज्य सरकार से भी परमिशन ली जाएगी, उससे कुछ ना कुछ परामर्श लिया जाएगा। इसके बाद केंद्रीय सलाहकार परिषद और विकास परिषदों का गठन करना, पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाएं बनाना। पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाएं इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनमें उद्योगों को बहुत ज़्यादा विकसित करने के लिए ध्यान दिया गया था। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना हेरोड-डॉमर मॉडल पर आधारित थी और इसका लक्ष्य 2.1% यानी कि वास्तविक वृद्धि 3.6% की विकास दर हासिल करना था। सरकार ने रुपए आवंटित किए, योजनाबद्ध बजट के रूप में 2069 करोड़ और इसके विकास के लिए 7 अलग अलग व्यापक क्षेत्रों में वितरित किया। यानी कि सरकार ने क्या किया, 2069 करोड़ रुपए का आवंटन किया 7 अलग अलग क्षेत्रों में, 7 अलग अलग तरीके के उद्योगों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक क्षेत्र को कुल नियोजित बजट 8.4% आवंटित किया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, यानी कि पहली जो थी वो हेरोड-डॉमर मॉडल पे थी और जो सेकंड पंचवर्षीय योजना है वो PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। यह 1953 में सांख्यिकी विद प्रशांत चंद्र महालनोबिस द्वारा विकसित एक आर्थिक मॉडल है। औद्योगिक विकास को बढ़ाने के लिए इस योजना के तहत देश में कई जल विद्युत परियोजनाओं और इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए। ये जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है एवरीवन, ये इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे ऊर्जा संयंत्र लगाए गए थे। इसके अलावा कुछ स्टील के जो फैक्ट्रीज हैं, बड़े बड़े जो प्लांट्स हैं वो भी लगाए गए थे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इस योजना के तहत 4.5% की दर वास्तविक वृद्धि 4.27% प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। इन पंचवर्षीय योजनाओं में कहा गया कि औद्योगिक योजना का उद्देश्य प्रमुख
औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन में कमियों को दूर करना है। इसका मतलब ये है कि औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन में जो भी कमियां हैं, या फिर जैसे कि मशीनरी की कोई प्रॉब्लम है, या फिर लेबर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, शिक्षा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ऐसी कमियों को दूर करना ही इन पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य लक्ष्य था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रणाली और उसके प्रभाव, यानी कि लाइसेंसिंग जो प्रणाली थी वो कैसी थी और उसके क्या क्या प्रभाव थे। तो हाल ही में शुरू किए गए व्यापार और औद्योगिक नीति सुधारों से पहले देश में एक औद्योगिक उद्यम स्थापित करना आसान काम नहीं था। देश में अपना उत्पादन और संचालन शुरू करने के लिए औद्योगिक इकाइयों को लाइसेंस देने पर केंद्र सरकार का सख्त नियंत्रण था, यानी कि इतनी आसानी से किसी को भी लाइसेंस नहीं दिया जाता था। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स थी, सिचुएशंस थी जो लोगों को फेस करनी पड़ती थी, उसके बाद ही उन्हें लाइसेंस मिलता था। ठीक है, यह अनुमान लगाया जाता है कि उस समय एक निजी उद्यम यानी कि निजी उद्योग को शुरू करने के लिए लगभग 80 सरकारी एजेंसियों के परमिट की आवश्यकता होती थी, यानी कि 80 सरकारी एजेंसियों से गुजरना पड़ता था, उसके बाद ही किसी कंपनी को अपना एक पर्सनल उद्योग लगाने की परमिशन मिलती थी। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यह लाइसेंस प्रणाली अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं में राज्य के कड़े नियंत्रण को सुनिश्चित करने के साथ देश के सतत विकास के नीति निर्माताओं निर्णय का भी परिणाम थी। इसका मतलब यह है कि देश की अर्थव्यवस्था पे कड़े नियंत्रण रखती थी, और जो नीति निर्माता थे उन्हीं ने ये सारी लाइसेंस प्रणाली जो थी ये सारी चीजें बनाई थी, ताकि किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आगे जाके फेस ना करनी पड़े। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1980 के दशक के बाद औद्योगिक क्षेत्र का प्रदर्शन, यानी कि 1980 के दशक के बाद क्या हुआ औद्योगिक क्षेत्र में। 1980 के दशक के विकास दर ने 30 वर्षों के नीतिगत प्रयोगों के बाद देश में औद्योगिक विकास की अच्छी तस्वीर पेश की। इसका मतलब यह है कि 1980 के दशक के बाद हम देख सकते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ोतरी देखने को मिली। इसे चंद्रशेखर 2003 ने बेहतर ढंग से समझाया, क्योंकि 1980 के दशक की स्थिति ये विकास दर बताती है कि उस दशक के दौरान विकास के लिए जिम्मेदार कारक उन वर्षों के दौरान ही सक्रिय थे। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1980 के दशक में जो विकास हुआ वो वहीं पे अवेलेबल थे, रीजन उसके जो रीजंस थे वो वहीं अवेलेबल थे। कैसे कैसे, चलिए देखते हैं। 1980 के दशक के औद्योगिक क्षेत्र के प्रदर्शन का आकलन इसके दो व्यापक समय सारणी में विभाजित करके किया जा सकता है। पहला, समिति उदारीकरण अवधि 1980 से 1981, और दूसरा 1991 से 1992। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1980 के दशक के बाद या 1980 के दशक में जो विकास हुआ वो हम सीमित उदारीकरण की अवधि के नाम से जान सकते हैं उसको। तो कैसे कैसे क्या क्या सुधार हुए थे, चलिए जानते हैं। सुधारों के बाद की अवधि 1991 और 1992 में क्या हुआ, चलिए देखते हैं। इन समय अवधि में प्रमुख औद्योगिक नीति परिवर्तन के आधार पर औद्योगिक क्षेत्र के प्रदर्शन को बेहतर ढंग से समझने के लिए इस विभाजन को दो समय अवधि में किया गया है। 1991 का वर्ष अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा देने और बढ़ाने के लिए स्थिरीकरण उपायों और संरचनात्मक सुधारों से संबंधित राज्य द्वारा शुरू की गई नई नई आर्थिक नीतियों के लिए जाना जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं 1991 एक ऐसा ईयर था जिसमें सरकार ने बहुत सारी आर्थिक नीतियां बनाई थी, जिसकी वजह से आर्थिक विकास हो सके। इस प्रक्रिया को उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की अवधि के माध्यम से बेहतर ढंग से जाना जा सकता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं 1991 एक ऐसा ईयर था जिसमें हमारे देश में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण जैसी चीजें देखने को मिली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जोशी एंड लिटिल 1994 ने इस अवधि के दौरान उच्च वृद्धि का श्रेय बाहरी और आंतरिक उधार द्वारा वित्त पोषित राजकोषीय विस्तार को दिया। यानी कि इन लोगों का कहना यह था कि बाहर से जो हमें हेल्प मिली है, बाहर से जो हमें उधार मिला है, उसकी वजह से भी हमने विकास किया है, क्योंकि दोनों ही पंचवर्षीय योजनाओं में दूसरे देशों ने आके हमारी हेल्प की थी सभी चीज़ों में। ठीक है, इस दृष्टिकोण का समर्थन अहलुवालिया 2002 द्वारा भी किया गया है। यानी कि अहलुवालिया 2002 जो है वो भी इस चीज़ से अग्री करते हैं। 1991 के संकट में विदेशी ऋण का निर्माण हुआ। हालांकि नागराज 1990 के अनुसार 80 के दशक में विनिर्माण क्षेत्र में विकास की बेहतर दर संभवतः थी। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 1991 में जो हमारे ऊपर संकट था उसको जो कम करने में जो हेल्प की वो विदेशी ऋण ने की है। ठीक है, बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है। चलिए आगे देखते हैं। निष्कर्ष का मतलब ये है कि ये जो सारी नीतियां थी इनसे क्या निष्कर्ष निकले। ये जो सारी चीज़ें हमने अपनाई थी, हमारे गवर्नमेंट ने अपनाई थी, दूसरे देशों से ऋण लिया, नीतियाँ बनाई, औद्योगिक प्लांट स्थापित किए, तो इनसे क्या क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ये 1970 के दशक के अंत तक 1980 के दशक के
उदारीकरण की अवधि और 1990 के सुधार के बाद की अवधि तक नियोजित और नियंत्रित अवधि है। यानी कि हम ये कह सकते हैं, ये जो विकास दर है वो 1970 से शुरू हुई, फिर 1980 में थोड़ी सी बढ़ गई, फिर 1990 में आई, 1990 तक रही, फिर उसके बाद जो है वो सुनियोजित होती चली गई। यह स्पष्ट रूप से देखा गया है कि 1980 के दशक के दौरान औद्योगिक क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि हुई। हम कह सकते हैं कि 1980 के दशक के बाद जो है स्थिति बहुत बेहतर हुई और औद्योगिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई, और 1990 के दशक में ये जो स्थिति थी ये स्थिर रह गई। यानी कि 1990 तक जो है ये स्थिति जो है फिर स्थिर रहने लगी। खनन और उत्खनन के साथ ही उद्योग के बिजली, गैस और जल आपूर्ति क्षेत्रों में सुधारों के बाद की अवधि में गिरावट आई। यानी कि शुरुआत में इनमें वृद्धि हुई, फिर उसके बाद के ईयर्स में इनमें भी गिरावट देखने को मिली। ठीक है। 1980 के दशक के माध्यम में औद्योगिक प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए छूट और लाइसेंस रद्द करने का दृष्टिकोण था। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि लाइसेंस हुई, छूट हुई, इन सब चीज़ों में भी थोड़ी सी ढील छोड़ दी गई ताकि अच्छे से विकास हो सके। ठीक है। उसके बाद देखिए, भारत ने 1980 और 2000 के दौरान प्रति वर्ष 6.8% की वृद्धि दर हासिल की और इससे उदारीकरण, सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार और निवेश हुआ। लेकिन 1990 के दशक में पिछले दशक की तुलना में औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि दर में थोड़ा बदलाव देखा गया। इसके अलावा 1990 के दशक के माध्यम में अब 7 वर्षों के लिए विकास में मंदी के स्पष्ट संकेत थे। यानी कि 1990 के बाद 7 वर्षों तक हम ये देख सकते हैं कि मंदी के साफ साफ संकेत दिख रहे थे। यानी कि उस टाइम पे मंदी भी आई थी। उसके बाद बात करते हैं 1991 में रूढ़िवादी पहलों के कारण 1990 में व्यापार नीति सुधारों और उद्योग में तेजी आई। ठीक है। औद्योगिक बाजारों ने एक गुणवत्ता वाले उत्पाद का उत्पादन किया, अधिक प्रतिस्पर्धा और कीमतों में सुधार हुआ। फिर हम देखेंगे 1991 के बाद फिर से उछाल आया, फिर से औद्योगिक नीतियों में परिवर्तन हुआ, औद्योगिक विकास हुआ और भी बहुत सारी चीजें हुई। उसके बाद स्थिर निवेश के कारण मशीनरी और निर्माण का सस्ता होना अधिक उत्पादक हो गया। यानी कि यही हुआ कि निवेश होने लगा, मशीनरी आने लगी, जिसकी वजह से निर्माण कार्य जो हो गया वो सस्ता हो गया। सीमेंट और स्टील की आपूर्ति में सुधार के कारण कुल कार्यबल में निर्माण क्षेत्र का हिस्सा दुगना हो गया, जिससे कुल कार्यबल में औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा बढ़ गया। यानी कि अब जो है वो निर्माण क्षेत्र बड़ा होने लगा, जिसकी वजह से इस निर्माण क्षेत्र का जो औद्योगिक क्षेत्र है वो थोड़ा सा एक्सपेंड हो गया, उसमें थोड़ा सा विकास हो गया। ठीक है। 1990 में जीडीपी में औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा भारत में वही रहा जहां जीडीपी में अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा घट गया। 1990 के विनिर्माण क्षेत्र में भारत की हिस्सेदारी 13.8% और 1990 में 16.6% और 2000 में 17.2% थी। यानी कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बढ़ोतरी हुई है सिर्फ और सिर्फ विनिर्माण क्षेत्र में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कौन कौन से निष्कर्ष थे और जो हम कह सकते हैं। 1991 में जब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के कारण अर्थव्यवस्था में भारी लाभ हुआ, व्यापार बाधाओं ने अर्थव्यवस्था के 7 से 8% तक उछाल को देखना शुरू किया। यानी कि अब हम ये कह सकते हैं कि 1991 के बाद जो है व्यापार में बाधाएं आई, अर्थव्यवस्था से उस पर प्रभाव पड़ा, जो कि 7 से 8% हम कह सकते हैं। उसके बाद यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि लघु उद्योगों और औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि हुई, लेकिन यह दर उम्मीद से कम है। हम ये कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल वृद्धि हुई नहीं, वृद्धि तो हुई थी उसके बाद भी, पर इतनी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। ठीक है। अब लघु उद्योगों के बारे में पढ़ लेते हैं कि लघु उद्योग जो है वो क्या होते हैं और लघु उद्योग किसे बोलते हैं। अनिवार्य रूप से छोटे पैमाने के उद्योगों में छोटे उद्यम शामिल होते हैं जो अपेक्षाकृत छोटी मशीनों और कुछ श्रमिकों और कर्मचारियों की मदद से वस्तुओं या सेवाओं का निर्माण करते हैं। मूल रूप से उद्यम को भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अंतर्गत आना चाहिए। इसी समय ऐसी सीमाएं इस प्रकार हैं। देखिए, लघु उद्योग क्या होगा। लघु उद्योग में ये नहीं होगा कि बड़ी फैक्ट्री होगी या बड़ी इंडस्ट्री होगी, छोटी सी इंडस्ट्री होती है, कम मशीनें होती हैं और कम कर्मचारी होते हैं, उसी को हम लघु उद्योग या फिर हम स्मॉल इंडस्ट्रीज बोल सकते हैं। ठीक है। अब इस जो स्मॉल इंडस्ट्रीज थी इसकी क्या क्या शर्तें थी ये देख लीजिए। माल के लिए विनिर्माण इकाइयों के लिए संयंत्र और मशीनरी में निवेश 25 लाख से 5 करोड़ के बीच में होना चाहिए। यानी कि 25 लाख से 5 करोड़ के बीच में अगर किसी का निवेश है तो हम उसको लघु उद्योग बोल सकते हैं। ठीक है। सेवा प्रदाताओं के लिए, यानी कि जो सेवा प्रदाताएं हैं ऑलरेडी सेवा दे चुके हैं, उनके लिए क्या है, मशीनरी में निवेश 10 लाख से 2 करोड़ के बीच में होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे 10 लाख से 2 करोड़ के बीच में भी होगा तो उनका मान लिया जाएगा कि हाँ इनका लघु उद्योग है। भारत जैसे विकासशील देशों में ये लघु उद्योग
अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि भारत में लघु उद्योगों का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, यानी जीडीपी में अपना बहुत बड़ा योगदान देते हैं। ये आमतौर पर श्रम प्रधान उद्योग हैं, इसीलिए यह बहुत अधिक रोजगार प्रदान करते हैं, बहुत ज़्यादा रोजगार प्रदान करते हैं, ये बात याद रखिए। वे अर्थव्यवस्था के प्रति व्यक्ति आय और संसाधन उपयोग में मदद भी करते हैं। ये वित्तीय और सामाजिक दृष्टिकोण से अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, यानी कि ये सामाजिक दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट हैं, लोगों की आय भी बनते हैं, लोगों का संसाधन भी बनते हैं और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लघु उद्योगों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं ये पढ़ लेते हैं। तो लघु उद्योगों की विशेषताएं, स्वामित्व, ऐसी इकाइयां आमतौर पर एकल स्वामित्व में होती हैं, यानी कि एक या दो लोगों के हाथ में ही होता है सारी चीजें जो होती हैं। ये नहीं है कि बहुत बड़े ये पूरी बेंच उस कंपनी को चला रही है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, प्रबंधन प्रबंधन और नियंत्रण दोनों आमतौर पर मालिक के हाथों में ही होते हैं। जो भी मालिक है यानी कि जो स्वामी है उसी के हाथों में प्रबंधन और नियंत्रण दोनों होता है। उसके बाद सीमित पहुंच, लघु उद्योगों में संचालन का एक सीमित क्षेत्र होता है, इसीलिए वे स्थानीय या क्षेत्रीय मांग को ही पूरा कर पाते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़े एरिया को रोजगार दे सकते हैं, वो सिर्फ सीमित लोगों को ही रोजगार दे पाते हैं क्योंकि बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं होती हैं। ठीक है, श्रम गहन, ये लघु उद्योग अपनी उत्पादन गतिविधियों के लिए श्रम और जनशक्ति का उपयोग करते हैं, इसीलिए तकनीक पर उनकी आत्मनिर्भरता काफी सीमित होती है। ठीक है, लचीलापन, ये इकाइयां अपने बदलते कारोबार माहौल के लिए अधिक अनुकूल हैं, इसीलिए अचानक परिवर्तन या अप्रत्याशित विकास के मामले में वे अनुकूल करने और जारी करने के लिए पर्याप्त लचीले होते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर ये किसी एक चीज को बना रहे हैं तो उसी चीज को बनाएंगे, ऐसा नहीं है, वो दूसरी चीजों को भी बना सकते हैं, यानी कि उनके अंदर इतना लचीलापन होता है कि वो किसी भी चीज को अडॉप्ट कर सकते हैं। उसके बाद संसाधन, वे स्थानीय और आसानी से उपलब्ध होने वाले संसाधनों का उपयोग करते हैं, क्योंकि छोटी इंडस्ट्रीज हैं, ज्यादा खर्चा कर नहीं सकती, इसीलिए आसपास अवेलेबल जो संसाधन होते हैं उनका बहुत अच्छे से यूज करके ये अपनी चीजों को बनाते हैं। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु उद्योगों की क्या भूमिका है, यानी कि ये इनकी क्या वैल्यू है हमारी जीडीपी में या फिर हमारी अर्थव्यवस्था में। चलिए देखते हैं। कुल उत्पादन, ये उद्यम भारतीय अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का लगभग 40% हिस्सा है। यानी कि अगर हम बात करें जीडीपी की, तो जीडीपी में यानी कि जितना टोटल उत्पादन होता है हमारे देश में उसका सिर्फ और सिर्फ 40% हिस्सा लघु उद्योगों से आता है। ठीक है, वह अर्थव्यवस्था के विकास और मजबूती के लिए काफी कारणों से इम्पोर्टेंट है, यानी कि बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो कि इनको इम्पोर्टेंट बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रोजगार पहला कारण है। ये लघु उद्योग देश में रोजगार का एक प्रमुख स्रोत होते हैं। देश में रह रहे छोटे छोटे मजदूरों को रोजगार देने का काम छोटे उद्योगों का ही होता है। ठीक है, संपूर्ण श्रम शक्ति को अर्थव्यवस्था के औपचारिक क्षेत्र में काम नहीं मिल पाता, इसीलिए ये श्रम प्रधान उद्योग कार्यबल के बड़े हिस्से को आजीविका प्रदान करते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी लोगों को जॉब प्रोवाइड कर सकती है गवर्नमेंट या फिर सभी लोगों को बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करने का मौका मिलता है, ऐसा नहीं हो पाता है। इसी वजह से ये जो छोटे उद्योग हैं यानी कि लघु उद्योग जो है ज्यादातर लोग इन्हीं में काम करते हैं, तो रोजगार के इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा होती है लघु उद्योगों के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्यात में योगदान, ये दूसरा पॉइंट है कि क्या क्या योगदान है उसमें। तो निर्यात में योगदान, भारत से निर्यात होने वाला माल लगभग आधा यानी कि 45 से 55% इन छोटे उद्योगों द्वारा उत्पादित किया जाता है। तो हम जो भी सामान बाहर भेज रहे हैं अपने देश से, उसमें ज़्यादातर आधे से ज़्यादा भी कह सकता है, यानी कि 45 से 55% तक जो सामान है वो सिर्फ और सिर्फ छोटे उद्योगों में बनता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जनता का कल्याण। आर्थिक कारणों के अलावा ये उद्योग हमारे देश के सामाजिक विकास और विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है, यानी कि जनता के कल्याण के लिए इम्पोर्टेंट है, समाज में विकास के लिए इम्पोर्टेंट है। ये उद्योग आमतौर पर विनम्र या मध्य वर्ग की जनता द्वारा शुरू किए जाते हैं। इनके पास धन कमाने और अन्य लोगों को कर्मचारी बनाने के अवसर होते हैं, यानी कि ये रोजगार प्रदान करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज। ठीक है, लघु उद्योग एसएसआई वे उद्योग हैं जिनमें विनिर्माण सेवाएं प्रदान करना उत्पादन लघु या सूक्ष्म पैमाने पर किया जाता है। उदाहरण के लिए ये लघु उद्योगों के विचार हैं: नैपकिन, उतक, चॉकलेट, टूथपिक, पानी की बोतलें, छोटे खिलौने, कागज, कलम, ये सारी चीजें छोटे यानी कि लघु उद्योगों में ही बनाई जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा लघु उद्योग भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये उद्योग मशीनरी, संयंत्रों और उद्योगों में एक
एकमुश्त निवेश करते हैं जो स्वामित्व के आधार पर, किराया खरीद या पट्टे के आधार पर हो सकता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो छोटे उद्योग होते हैं वो बहुत तरीके से काम कर सकते हैं। वो स्वामित्व के आधार पर भी हो सकते हैं और किस आधार पर भी हो सकते हैं कि कोई खरीद के या फिर किराए पर लेके छोटे उद्योगों को शुरू करे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र क्या है? यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर्स, ठीक है, ऐसे क्षेत्र जिनको गवर्नमेंट रन करती है, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा है जिसमें सरकार के स्वामित्व और संचालन सभी संगठन शामिल होते हैं। इसका मतलब यह है एवरीवन कि सार्वजनिक क्षेत्र एक ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनको सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसमें स्कूलों, अस्पतालों से लेकर सड़कों और पुलों तक सभी कुछ शामिल होता है। सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य ऐसी सेवाएं प्रदान करना है जो समाज की भलाई के लिए आवश्यक मानी जाती हैं, ठीक है। ये सेवाएं आमतौर पर मुफ्त या रियायती दर पर प्रदान की जाती हैं। यानी कि ये जो सेवाएं होती हैं या तो ये फ्री में दी जाती हैं या फिर थोड़े कम पैसों में दी जाती हैं, तो इन्हीं को हम सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। स्वैच्छिक क्षेत्र के समान सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन लाभ उत्पन्न करने की कोशिश नहीं करते। यानी कि स्वैच्छिक क्षेत्र जो होते हैं वो लाभ कमाने की कोशिश करते हैं, बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र जो होते हैं वो इनके ऑपोजिट होते हैं। वो कभी भी लाभ के बारे में नहीं सोचते, वो ये सोचते हैं कि कितनी जनता की वो सेवा कर सकते हैं, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र की परिभाषा, सार्वजनिक क्षेत्र को परिभाषित करने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। जॉन एरिक लेन अपनी पुस्तक द पब्लिक सेक्टर कॉन्सेप्ट्स, मॉडल्स एंड अप्रोच में बताते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र को कई तरीकों से परिभाषित किया जा सकता है। सो यहाँ पे आपको सार्वजनिक क्षेत्र की परिभाषाएं पता होनी चाहिए और किसने परिभाषाएं दी हैं आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। समय के साथ सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका में काफ़ी बदलाव आया है। हाल के वर्षों में सार्वजनिक सेवाओं के निजीकरण और आउटसोर्सिंग की ओर एक बदलाव देखा गया है। हम ये कह सकते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्रों में भी थोड़ा सा निजीकरण देखने को मिला है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र को पूरी तरीके से मुफ्त नहीं दिया जाता। कभी कभी ऐसा होता है कि प्राइवेट कंपनीज उनको ओन कर लेती हैं, फिर उनको रन करवाती हैं, ठीक है। इससे सार्वजनिक क्षेत्र के आकार में कमी हुई है और सेवाओं को प्रदान करने वाले क्षेत्रों के संगठन की संख्या में वृद्धि हुई है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कंपनीज तो बहुत सारी हो गई लेकिन क्षेत्र जो है वो कम हो गए, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र का वित्तीय पोषण, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र को जो है कहाँ से पोषण मिलता है, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ से उन्हें पैसा मिलता है। तो सार्वजनिक सेवाओं के लिए धन आमतौर पर विभिन्न तरीकों से जुटाया जा सकता है, जिसमें कर शामिल है, शुल्क है, सरकार के अन्य स्तरों की वित्तीय हस्तांतरण शामिल है। यानी कि और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट जिनकी वजह से पैसे अर्न करती है और सार्वजनिक क्षेत्र जो है वो प्रोवाइड करती है, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र के सामने कुछ चुनौतियां भी होती हैं। हाँ होती हैं, क्यों नहीं होती। देखो क्या क्या चुनौतियां होती हैं, चलिए इनको देखते हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र के सामने कई चुनौतियां होती हैं, इनमें शामिल है बजट की कटौती। जी हाँ एवरीवन, कई सार्वजनिक क्षेत्रों के संगठन हाल ही के वर्षों में बजट में कटौती के अधीन रहे, जिसके कारण प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में कमी आई। जब बजट कम होता है तो इसी की वजह से जो सार्वजनिक क्षेत्र है उनको कम पैसा मिल पाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे दी जाने वाली जो सेवाएं हैं उनकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है निजीकरण। निजीकरण का मतलब है कि कुछ ऐसे पब्लिक सेक्टर्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट निजी क्षेत्रों को बेच देती है या फिर उनको लीज पे दे देती है, तो उसी को हम निजीकरण कहते हैं, ठीक है। तो सार्वजनिक सेवाओं के निजीकरण से सार्वजनिक क्षेत्र के आकार में कमी आई है और सेवाओं को प्रदान करने वाले निजी क्षेत्र के संगठन की संख्या में वृद्धि हुई है, जिन्हें पहले सार्वजनिक डेमोन का माना जाता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक हस्तक्षेप के बारे में बात करते हैं। राजनीतिक हस्तक्षेप से अक्सर ऐसे निर्णय लिए जा सकते हैं कि सर्वोत्तम हित में नहीं होते। यानी कि कुछ ऐसे निर्णय भी होते हैं जो राजनेता या फिर सरकार लेती है जो कि जनता के लिए ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं होते हैं या ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में कई भ्रांतियाँ, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में ठीक नहीं है। जैसे कि कैसे सार्वजनिक क्षेत्र अक्षम है, अक्षम यानी कि छोटा कह सकते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र जो है वो पूरी तरीके से सच नहीं है, या फिर ऐसा क्षेत्र है जो सभी को चीज़ें नहीं प्रोवाइड करता या फिर बेकार चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो ऐसा भी नहीं है, ये तो सिर्फ एक भ्रांति है, सिर्फ एक झूठ है। बट सार्वजनिक क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा क्वालिटी वाइज होती हैं, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र की अक्सर अक्षम और बेकार होने के लिए आलोचना की जाती है। क्यों ऐसा होता है? कभी कभी बीच में जो दलाल होते हैं या फिर ऐसे नेता जो होते हैं जो पैसे खा जाते हैं सार्वजनिक क्षेत्रों के, जिसकी वजह से उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है, सिर्फ इस वजह से ऐसा होता है। हालांकि यह मामला हमेशा नहीं होता। कई मामलों में सार्वजनिक क्षेत्र
क्षेत्र निजी क्षेत्रों की तुलना में बहुत ज़्यादा अच्छे और कुशल हो सकते हैं। हम ये देख सकते हैं, मान सकते हैं, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र भ्रष्ट हैं, ये बात भी कहा जाता है। हाँ, बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि उन्हें भ्रष्ट कहा जाता है, बट हर मामले में ये नहीं कहा जा सकता कि गवर्नमेंट सेक्टर्स जो हैं वो भ्रष्ट हैं। सभी चीज़ों में भ्रष्ट नहीं होते, बट बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे वो भ्रष्ट देखे जा सकते हैं, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र को कैसे सुधारा जा सकता है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र को कैसे सुधारा जाए। चलिए बात करते हैं कि कैसे सुधार सकते हैं। सबसे पहले पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना, यानी कि जब हम अपनी कंट्री में ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता को बढ़ा देंगे और जवाबदेही को बढ़ा देंगे, हर गवर्नमेंट ऑफिसर को जवाब देना पड़ेगा अपने किसी भी खर्च के लिए या फिर किसी भी कदम के लिए, तो उस टाइम पे क्या होगा, थोड़ा सा भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, जिसकी वजह से सिस्टम में सुधार हो सकता है। उसके बाद दक्षता में सुधार, ऐसा नहीं कि किसी को भी उठा लिया और नेता बना दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। दक्षता के अकॉर्डिंग ही उनको नेता बनाना चाहिए, उनको ऑफिसर बनाना चाहिए, ठीक है। जिसकी वजह से दक्षता में सुधार होगा, उनको अच्छी ट्रेनिंग दो, उनसे उन्हें टाइम टाइम पे अच्छी ट्रेनिंग देना, अच्छी चीज़ें बताना, जिसकी वजह से क्या हो, सिस्टम एक अच्छी दिशा में चल सके, ठीक है। प्रशिक्षण और विकास में निवेश, देखिए अभी मैंने बताया था अच्छी शिक्षा देना, उनको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है और समय समय पर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं जो कि विदेशी निवेश से रिलेटेड है। तो पहले समझेंगे कि विदेशी निवेश है क्या, ठीक है। विदेशी निवेश क्या है? विदेशी निवेश में एक देश दूसरे देश में पूंजी प्रवाह शामिल होता है, जिससे विदेशी निवेशकों को घरेलू कंपनियों और परिसंपत्तियों में व्यापक स्वामित्व हिस्सेदारी मिलती है। इसका मतलब यह है कि एक देश अपने पैसे लेके जाता है और दूसरे देश में निवेश कर देता है, वहाँ कोई फैक्ट्री खोल देगा या फिर वहाँ मशीनों के लिए पैसे दे देगा या फिर किसी भी कंपनी को ओन कर लेगा, वहाँ से खरीद लेगा, तो उसी को हम विदेशी निवेश कहते हैं। जैसे हमारे देश में दूसरे देशों ने आके फैक्ट्रीज लगाई, वो विदेशी निवेश है। या फिर हम यहाँ पे कुछ फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो हमने उनसे पैसे ले लिए, ये भी एक तरीके का विदेशी निवेश है। विदेशी निवेश यह दर्शाता है कि विदेशों की उनकी निवेश के हिस्से के रूप में प्रबंध में सक्रिय भूमिका है या एक इकट्ठी इस हिस्सेदारी इतनी बड़ी है कि विदेशी निवेशक व्यवसाय रणनीति को प्रभावित कर सके। एक आधुनिक प्रवृत्ति वैश्वीकरण की ओर झुकती है, जहां बहुराष्ट्रीय फर्मों का विभिन्न देशों में निवेश होता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी कंपनीज जो है जब निवेश करने लगती हैं तो उसी को हम विदेशी निवेश कह सकते हैं, ठीक है। विदेशी निवेश एक विदेशी निवेशक द्वारा घरेलू कंपनी और दूसरे देश की संपत्ति में निवेश को संदर्भित करता है, यानी कि एक विदेशी निवेश जो है हम कह सकते हैं कि विदेशी निवेशक है, कोई भी कंपनी का मालिक है या फिर कोई भी इंसान है, वो दूसरे देश में आके कोई कंपनी बना लेता है, खरीद लेता है या फिर उस कंपनी को बनाने के लिए पैसे दे देता है, वही विदेशी निवेश है। बड़े बहुराष्ट्रीय निगम शाखाएं खोलकर और अन्य देश में अपने निवेश का विस्तार करके आर्थिक विकास के नए अवसरों की तलाश करेंगे, यानी कि ये बड़ी बड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां खोलनी और वहां पे उसमें आर्थिक निवेश करना, ये भी इसमें शामिल होता है, ठीक है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में किसी कंपनी द्वारा किसी देश में किए गए दीर्घकालिक भौतिक निवेश शामिल होते हैं, जिसमें संयंत्र खोलना या भवन खरीदना होता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जब कोई भी बाहर का इंसान, विदेशी जो निवेशक है, वो किसी देश में या तो संयंत्र खोल लेगा या फिर वहां पे कोई ना कोई भवन खरीद लेगा या फिर कोई जगह खरीद लेगा, तो उसको प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बोलते हैं, ठीक है। विदेशी अप्रत्यक्ष निवेश में निगम, वित्तीय संस्थान और निजी निवेशक शामिल होते हैं। अप्रत्यक्ष जो होता है उसमें क्या होगा, वो तो या तो किसी निगम को या फिर किसी वित्तीय संस्थान को या फिर किसी निजी कंपनी को पैसे देंगे, उसी को हम क्या कहेंगे, अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहेंगे, ठीक है। वाणिज्यिक ऋण एक अन्य प्रकार का विदेशी निवेश है। इसमें घरेलू बैंकों द्वारा विदेशों में व्यवसायों या उन देशों की सरकारों को जारी किए गए बैंक ऋण शामिल होते हैं, यानी कि जब दूसरे देश के बैंक एक देश को ऋण देते हैं तो वो भी एक तरीके का विदेशी निवेश होता है, पर वो वाणिज्यिक ऋण के रूप में होता है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विदेशी निवेश कैसे काम करता है, यानी कि एक देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए एक विदेशी निवेश जो है वो किस प्रकार काम करेगा। विदेशी निवेश को मोटे तौर पर भविष्य में आर्थिक विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में देखा जाता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर आज हमारे यहाँ निवेश हुआ है तो भविष्य में डेफिनेटली हम वृद्धि करेंगे, ठीक है। विदेशी निवेश व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है, लेकिन अक्सर कंपनियों और निगमों द्वारा अपनी पहुंच का विस्तार करने के लिए पर्याप्त संपत्ति के साथ प्रयास किए जाते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि कोई भी बाहर का इंसान आकर निवेश कर सकता है, उसको हम विदेशी निवेश कह सकते हैं। पर ज्यादातर ये जो होता है वो कंपनियों द्वारा होता है, क्योंकि कंपनियों के पास ही इतना पैसा होता है कि दूसरे देश में जाके लगा सकें। जैसे जैसे वैश्वीकरण बढ़ता है, दुनिया भर के देश अधिक से अधिक कंपनियां की शाखाएं होती हैं। जैसे कि एक कंपनी है, वो बहुत फेमस कंपनी है हमारे कंट्री में, वो क्या करेगी, वो कंपनी दूसरी कंट्री में जाएगी और
वहाँ पे भी अपनी ब्रांच खोलेगी, फिर तीसरे कंट्री में जाएगी, वहाँ पे भी अपनी ब्रांच खोलेगी। तो ये भी एक तरीके का विदेशी निवेश ही है, अपने आप को फेमस करने के लिए और अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए भी विदेशी निवेश की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्यक्ष बनाम और अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश, यानी कि हम कह सकते हैं कि अब हम कंपेयर करेंगे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश को। ठीक है, तो विदेशी निवेश को दो तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। मैंने अभी आपको बताया था कि विदेशी निवेश जो है वो दो टाइप का है, एक तो प्रत्यक्ष है और एक अप्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एक विदेशी देश में एक कंपनी द्वारा किए गए भौतिक निवेश या खरीद से है, यानी कि इसका मतलब यह है कि मैं जाऊं कहीं पर भी, वहां पर मैंने एक फैक्ट्री खरीद ली या फिर कोई जमीन खरीद ली, तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैंने जमीन पर कुछ काम किया है, तो ये एक भौतिक निवेश है। यही भौतिक निवेश जो है वो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाएगा, यानी कि सीधा प्रत्यक्ष, यानी कि सीधा विदेशी निवेश कहलाएगा। ठीक है, इसके अलावा आमतौर पर विदेशी देश में संयंत्र खोलने और इमारतों, मशीनों, कारखानों और अन्य उपकरणों को खरीदने के द्वारा होता है, यानी कि हम कह सकते हैं ये सारी चीजें जो हैं वो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का हिस्सा होते हैं। ठीक है, इस प्रकार के निवेशों को बहुत अधिक लाभ मिलता है क्योंकि उन्हें आमतौर पर दीर्घकालिक निवेश माना जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने जमीन आज खरीदी है तो कल खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। तो आपने अगर कहीं पे जमीन खरीदी है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए है, यानी कि दीर्घकालिक निवेश है। इसी वजह से इस प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से आपको फायदा भी ज्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं विदेशी अप्रत्यक्ष निवेश। तो इसमें क्या होता है, निगम, वित्तीय संस्थान और निजी निवेशक शामिल होते हैं जो विदेशों में स्टॉक एक्सचेंज में व्यापार करने वाली विदेशी कंपनियों में हिस्सेदारी या स्थिति खरीदते हैं, यानी कि दूसरे देशों में जाकर कंपनियों के स्टॉक्स खरीदना, उनके शेयर खरीदना, ये सारी जो चीजें होती हैं ये विदेशी अप्रत्यक्ष निवेश से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, इसमें सामान्य तौर पर विदेशी निवेशों का यह रूप कम अनुकूल होता है क्योंकि घरेलू कंपनियां आसानी से अपने निवेश को बहुत जल्दी से बेच सकती हैं, यानी कि बहुत जल्दी से एक कंपनी का शेयर यहाँ से वहाँ जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वो यहाँ आज उसने खरीदा है तो यहीं रहेगा या फिर वो प्रॉफिट ही देगा, कभी कभी लॉस भी देता है तो वो जल्दी से बेच भी देते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्य प्रकार के विदेशी निवेश, कुछ और भी प्रकार के विदेशी निवेश होते हैं जो कि किसी देश में किए जा सकते हैं, जैसे कि दो अतिरिक्त प्रकार के विदेशी निवेशों पर विचार किया जाना चाहिए, वाणिज्यिक ऋण और आधिकारिक प्रभाव। ये दो और टाइप हैं विदेशी निवेश के। पहला वाणिज्यिक ऋण है, उसके अलावा जो दूसरा है वो है आधिकारिक प्रवाह। आधिकारिक प्रवाह क्या होता है, चलिए देखते हैं। वाणिज्यिक ऋण आमतौर पर बैंकों पर ऋण के रूप में होते हैं जो घरेलू बैंक द्वारा विदेशों में व्यवसायों या उन देशों की सरकारों को जारी किए जाते हैं, यानी कि एक बैंक जो है अगर दूसरे देश में जाकर इन्वेस्ट करता है या फिर दूसरे देश की सरकारों पे इन्वेस्ट करता है तो वो क्या है, एक तरीके का वाणिज्यिक ऋण है। ठीक है, आधिकारिक प्रवाह एक सामान्य शब्द है जो कि विकासात्मक सहायता के विभिन्न रूपों में संदर्भित किया जा सकता है, यानी कि अगर किसी देश को सहायता की जरूरत है और हमारा देश उसको ऋण प्रदान करता है तो वो एक तरीके का आधिकारिक प्रवाह है, बट वो भी एक तरीके का निवेश माना जाता है। ठीक है, 1980 के दशक तक वाणिज्यिक ऋण विकासशील देशों और उभरते बाजारों में विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता था। क्यों? क्योंकि 1980 के दशक तक ज़्यादातर जो कंट्रीज थी वो वीक थी, तो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत होती थी। तो दूसरे देश जो कि फाइनेंशियली मजबूत थे थोड़े से, वो उन देशों की हेल्प किया करते थे। तो इसी तरीके से आधिकारिक प्रवाह जो है उसने और वाणिज्यिक ऋण जो है इसने बहुत बड़ा योगदान दिया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुपक्षीय विकास बैंक, ये एक अलग तरीके के विदेशी निवेशक बहुपक्षीय विकास बैंक एमबीडी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है और आर्थिक स्थिरता को प्रोत्साहन करने के प्रयास में विकासशील देशों के में निवेश करता है। यानी कि एमबीडी जो है वो एक तरीके का इंटरनेशनल बैंक है जो कि विकासशील देशों में इन्वेस्ट करता है ताकि वहाँ पे विकास जो है उसकी परिस्थितियाँ बन सकें और आगे जो है वो चीज़ें क्लियर हो सकें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं निवेश की ओर। निवेश क्या कहता है कि निवेश है क्या? ठीक है, निवेश जो आमतौर पर अनुकूल शर्तों के साथ कम या बिना ब्याज वाले ऋण के रूप में होता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि हमने किसी को कंपनी बनाने के लिए पैसे दिए हैं तो हम उस पर ब्याज लेंगे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कर लगा देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। निवेश का मतलब है अनुकूल परिस्थितियां देना, अनुकूल शर्तें होना। ऐसा नहीं है कि हमने लिमिट लगा दी कि 4 मंथ के अंदर आपको हमारे पैसे वापस करने हैं, ऐसा भी नहीं होता। तो शर्तें कम होती हैं और पैसा ज़्यादा होता है तो हम उसी को निवेश कह सकते हैं। ठीक है, श्रम कानून सुधार
सुधारों का अवलोकन। चलिए देखते हैं कि श्रम कानून सुधारों ने क्या-क्या चेंजेस किए हैं जिनकी वजह से जो है उद्योगों में परिवर्तन हुआ। केंद्र सरकार ने 29 मौजूदा श्रम कानूनों को 4 संहिताओं से बदलने का प्रस्ताव पारित किया। इसका उद्देश्य श्रम विनिमय को सरल और आधुनिक बनाना था। इसका मतलब ये है कि जो 29 शर्तें थीं उनको सिर्फ और सिर्फ 4 शर्तों से बदला गया ताकि उद्योग को आसानी से सरल बनाया जा सके, आसान बनाया जा सके। श्रम सुधारों में प्रमुख चुनौतियां श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करते हुए रोजगार की वृद्धि को सुगम बनाना था। यानी कि श्रम सुधारों के सामने सबसे इंपॉर्टेंट चुनौती तो यही थी कि कैसे श्रमिकों के अधिकार भी सुरक्षित रहे और रोजगार भी बनता रहे। ठीक है, इसमें मुख्य बहसें छोटी फर्मों के कवरेज, छटनी के लिए पूर्व अनुमति के लिए सीमा तय करने, श्रम प्रवर्तन में मजबूती प्रदान करने, श्रम को लचीले रूपों की अनुमति देने और सामूहिक सौदेबाजों को बढ़ावा देने की थी। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चुनौतियां जो थी वो यही थी कि कैसे ये सब किया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हम और भी चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि कवरेज है, हम इसमें कवरेज को पढ़ते हैं। चलिए, कवरेज। अधिकांश श्रम कानून एक निश्चित आकार यानी कि आमतौर पर 10 या उससे अधिक के प्रतिष्ठानों पर लागू होते हैं। आकार आधारित सीमाएं अनुपालन बोझ को कम करने में फर्मों की मदद कर सकती हैं। हालांकि यह एक तर्क दे सकता है कि मजदूरी, श्रमिक सुरक्षा और काम करने की स्थिति में से संबंधित बुनियादी सुरक्षा सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि सभी तरीके की शर्तें भी पूरी हों और सामाजिक सुरक्षा भी मिले और बुनियादी ढांचा भी आगे बढ़ता रहे। ठीक है, कुछ कोड ऐसे आकार आधारित थ्रेशोल्ड को बनाए रखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं छटनी पर। 100 या अधिक श्रमिकों को काम पर रखने के लिए प्रतिष्ठानों को बंद करने, छटनी या छटनी के लिए सरकारी अनुमतियों की आवश्यकता होनी चाहिए। यानी कि ये था कि ऐसा नहीं है कि किसी को भी काम पर रखा जाएगा, उसके लिए थोड़ी सी तो स्पेशल जानकारी होनी चाहिए काम करने वाले को, जो काम वो करने वाला है। ठीक है, तो इसी को हम छटनी कह सकते हैं। या फिर जहाँ पे ऐसा है कि बहुत सारे श्रमिक हैं, अगर हमें 100 श्रमिकों को काम पे लेना है तो उनकी सारी की सारी जो चीज़ें हैं उनको चेक करना पड़ेगा कि वो किस काबिल हैं या फिर कौन सा काम वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, श्रम प्रवर्तन। श्रम कानूनों की बहुलता के परिणाम स्वरूप अलग अलग अनुपालन हुए, जिससे फर्मों पर अनुपालन का बोझ बढ़ गया। दूसरी ओर खराब प्रवर्तन, अपर्याप्त दंड और निरीक्षकों के किराए की मांग के व्यवहार के कारण श्रम प्रवर्तन तंत्र अप्रभावी रहा। संहिता इनमें से कुछ पहलुओं से संबंध करती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ नीतियां बनाने वाले ही नहीं, बल्कि जो नीतियों को फॉलो करते हैं उनकी भी तरफ से प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, ठेका श्रमिक। श्रम अनुपालन और आर्थिक कारणों से ठेका श्रमिकों का उपयोग बढ़ा है। हालांकि ठेका श्रमिकों को सुनिश्चित मजदूरी जैसी बुनियादी सुरक्षाओं से वंचित किया गया है। जो ठेका मजदूर होते हैं, यह उनकी बात हो रही है कि उनको बुनियादी जो ज़रूरतें हैं या फिर बुनियादी जो चीज़ें हैं वो नहीं मिल पाती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रेड यूनियंस। ट्रेड यूनियंस क्या होती हैं? कई पंजीकृत ट्रेड यूनियन है, लेकिन यूनियनों की मान्यता देने के लिए कोई मानदंड नहीं है जो औपचारिक रूप से नियोक्ताओं के साथ बातचीत कर सकते हैं। औद्योगिक संबंध संहिता यूनियनों की मान्यता के लिए प्रावधान बनाती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि ट्रेड यूनियन बनने के लिए कोई अच्छे से मानदंड पेश किए गए हों, तो उसके लिए कोई अच्छे से मानदंड नहीं है। इसीलिए किसको ट्रेड यूनियन कहा जाए, किसको ना कहा जाए, ये कहना बहुत ही ज़्यादा कठिन काम होता है, बहुत ज़्यादा सरल नहीं होता। ठीक है, अब प्रसंग के बारे में बात करते हैं, एक्सप्लेनेशन। इसमें एवरीवन ये बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताता है। चलिए पढ़ते हैं। श्रम संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। यानी कि श्रम संविधान जो है वो हमारे संविधान की समवर्ती सूची में आता है, जिसमें स्टेट और यूनियन यानी कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो दोनों ही कानून बना सकते हैं। ठीक है, इसीलिए संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ही श्रम को विनियमित करने के लिए कानून बनाते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो दोनों ही मिलकर श्रम से संबंधित कानूनों को बनाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि श्रम के विभिन्न पहलुओं को विनिमय करने के लिए 100 से अधिक राज्य और 40 केंद्रीय कानून है। यानी कि राज्यों ने 100 से ज़्यादा कानून बना रखे हैं और वहीं केंद्र ने भी 40 से ऊपर ही कानून बना रखे हैं, सिर्फ और सिर्फ श्रम से रिलेटेड चीज़ों को और नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी सारी चीज़ें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि औद्योगिक विवादों का समाधान करना, काम करने की स्थिति पैदा करना, सामाजिक सुरक्षा हुई। श्रम पर दूसरा राष्ट्रीय आयोग जो कि 2002 में बैठाया गया था, ने पुराने प्रावधानों
और असंगत परिभाषाओं के साथ मौजूदा कानून को जटिल पाया। उसके बाद क्या हुआ, अनुपालन में आसानी में सुधार और श्रम कानूनों की एकरूपता को सुनिश्चित करने के लिए एनसीएल ने केंद्रीय श्रम कानूनों को व्यापक समूहों में बांट दिया। इसका मतलब यह है कि उसके लिए बहुत सारे समूह बनाए गए। उसके अलावा हम कह सकते हैं कि औद्योगिक संबंधी या मजदूरी संबंधी, सामाजिक सुरक्षा संबंधी या फिर किसी अन्य प्रकार की सुरक्षा संबंधी या फिर कल्याण संबंधी जो चीज़ें हैं, वो सारी ही चीज़ें केंद्र और सेंट्रल जो है वो सब मिलके तैयार करते हैं। ठीक है, इसमें और भी थोड़े से प्रोविजंस दे रखे हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए फिर आगे बढ़ता है। श्रम संहिता यानी कि जो लेबर लॉज हैं, यहाँ पे सभी लेबर लॉज दे रखे हैं कि कब कब कौन कौन सा कानून बनाया गया है। तो वेतन पर कोड कानून आया था 2019 में, वेतन भुगतान अधिनियम 1936 में आया था, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में आया था। ये एमएसपी है एवरीवन, जो एमएसपी के बारे में बात करते हैं ना किसान, ये वही है। बोनस भुगतान अधिनियम 1965 में आया, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में आया, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति संहिता 2019 में आई, कारखाना अधिनियम 1948, खान अधिनियम 1952, उसके अलावा डॉक वर्कर्स सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण अधिनियम 1986 में। चलिए आगे बढ़ते हैं एवरीवन। यहाँ पे ये सारे के सारे जो अधिनियम हैं, जो भी कानून हैं, ये वो सारे अधिनियम या कानून हैं जो कि सरकार लेकर आई है किसी भी कार्य को अच्छा बनाने के लिए या फिर वहाँ पे रिलेटेड जो रोजगार है उसको बढ़ाने के लिए। आप सभी कानूनों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से इसको नोट्स बना लीजिएगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आई होप कि आप सभी कानूनों को अच्छे से पढ़ लेंगे, जो भी हमारे कानून हमारी गवर्नमेंट ने पेश किए हैं। उसके बाद संदर्भ यानी कि कंक्लूजन की ओर बढ़ते हैं एवरीवन। चलिए, एक प्रतिष्ठान के भीतर बड़ी संख्या में पंजीकृत ट्रेड यूनियन है जिसमें कई शामिल हैं। निर्धारित करने के लिए कोई मानदंड नहीं है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ट्रेड यूनियन कैसे निर्धारित की जाए, इसके लिए कोई कानून, कोई मानदंड नहीं है। ये हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था। ठीक है, इसके अलावा ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि यूनियनों के साथ किए गए समझौते केवल भाग लेने वाली यूनियनों के लिए बाध्यकारी होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक यूनियन दूसरे यूनियन को भी यूनियन का दर्जा देती है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक यूनियन दूसरे यूनियन के भी आड़े आ जाती है। इससे श्रमिकों के सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार प्रभावित होते हैं। इसके अलावा ट्रेड यूनियनों में गैर कर्मचारियों को किस हद तक अनुमति दी जा सकती है, इस पर भी कई सवाल उठाए गए हैं। यानी कि बहुत सारे ऐसी भी जगह होती हैं जहां पर जो गैर सरकारी कर्मचारी हैं वो अवेलेबल होते हैं। तो एवरीवन, ये आपका कंक्लूजन है। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसमें से और पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं। सो अगर आपने पिछली 2 वीडियोज़ नहीं देखी हैं जो कि आपकी यूनिट 1 और यूनिट 2 की हैं, प्लीज़ उन वीडियोज़ को जाकर देख लीजिए क्योंकि दोनों ही चैप्टर्स आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी को भी चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा आप ब्लॉगर पे भी जा सकते हैं एंड आप हमारे फेसबुक पेज को भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।